अगर आपको लगता है कि ये वॉर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच है तो आप ऑलरेडी बिगर पिक्चर मिस कर रहे हो। जब रिपोर्ट्स आई कि यूएस और इजराइल ने ईरान के अंदर स्ट्राइक किया तो चारों तरफ तहलका मच गया था। और फिर जब न्यूज़ स्प्रेड हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया गया है तो सोशल मीडिया पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया था। किसी ने बोला ईरान ख़त्म, किसी ने बोला इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और कुछ लोगों ने बोला वर्ल्ड वॉर हो तो होने दो, इंडिया तो सेफ है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स इमोशंस पे नहीं चलती, जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट पे चलती है। आज हम एक्सप्लोजन नहीं देखेंगे, आज हम इम्पैक्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले बिगेस्ट मिथ को क्लियर करते हैं। अगर सुप्रीम लीडर नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। ईरान का सिस्टम पर्सनालिटी बेस्ड नहीं है, वो लेयर्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, वो प्लान्ड है। उनके पास सक्सेशन प्लान होता है, बैकअप लीडरशिप रेडी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट IRGC अभी भी पावर कंट्रोल करता है। रिजिम चेंज एक लीडर के जाने से नहीं होता है। ईरान में पॉपुलेशन डिवाइडेड है, कुछ लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, कुछ लोग रिजिम को सपोर्ट करता है, और जब तक इंटरनल कोलैप्स नहीं होता है कंट्री कभी भी पूरी तरह से फिनिश नहीं होता है। सो नो, ईरान अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ईरान ने मिडल ईस्ट पर अटैक क्यों किया? लोग पूछ रहे हैं कि वॉर अमेरिका से है तो दुबई, बहरीन और कतर क्यों? आंसर सिंपल है, मॉडर्न वॉर सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, इकोनॉमिक प्रेशर भी वॉर का पार्ट है। दुबई दुनिया का मेजर ट्रांजिट हब है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स हर वीक ऑपरेट होती है। अगर एयर स्पेस बंद होता है, ग्लोबल ट्रेड स्लो होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ता है तो मार्केट पैनिक करता है। ईरान अमेरिका को डायरेक्टली हर्ट करने के बजाय ग्लोबल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। ये स्ट्रेटेजी है, ये मिस्टेक नहीं है। अब सबसे डेंजरस पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड, लेकिन 20% वर्ल्ड का ऑयल यहाँ से पास होता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है, ऑयल $1000 प्लस पर बैरल जा सकता है। इंडिया में पेट्रोल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट प्रेशर में आएगा। इंडिया अपना 60% ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, तो हाँ, ये वॉर इंडिया को इम्पेक्ट करेगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। चाइना एंगल जो न्यूज़ में कम डिस्कस हो रहा है, ये सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान नहीं है, चाइना भी पिक्चर में पूरी तरह से डायरेक्टली है। ईरान और चाइना के बीच 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चाइना ईरानियन ऑयल को मेजर बायर है, पेमेंट डॉलर में नहीं योन में होता है। इसका मतलब ईरान सैंक्शंस के बावजूद भी सर्वाइव करता है, चाइना को सिक्योर ऑयल मिलता है। अगर ईरान वीक होता है, चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है। 8 मिलियन इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, इवैक्यूएशन ईजी नहीं होता है। एम्बेसी एडवाइजरीज मजाक नहीं होती है, वो इंटेलिजेंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही होते हैं। वॉर किसी के सेमिस्टर देखकर नहीं आता है। इवैक्यूएशन में डिप्लोमेसी, लॉजिस्टिक्स, एयरक्राफ्ट, कोऑर्डिनेशन सब लगता है, कॉस्ट लगता है, सिटीजन्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं दुबई अनसेफ, इंडिया इज सेफ। ये माइंडसेट इमेच्योर है। रेमिटेंसेस के इंडिया को सपोर्ट करती है। फ्रेंडली कंट्री की इंस्टेबिलिटी पे जोक करना अल्टीमेटली इंडिया को ही हर्ट करता है। ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमिक सेफ्टी इंटरकनेक्टेड होती है। ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वॉर टैंक्स और जेट्स टेक लिमिटेड नहीं है। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक चौक पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर 99% ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो जाए, सिर्फ 1% भी हिट करे तो ह्यूज डैमेज होता है। ये लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी है। जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक सेफ्टी दी है, वैसे ही अब हमें इंडिजीनियस एयर डिफेंस, ड्रोन काउंटर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी एंड R&D इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना होगा। ये वॉर रीजनल लग सकता है लेकिन इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे है। ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, चाइना पोजीशनिंग, इंडियन डायस्पोरा, मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त नहीं होते हैं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया को काम रहकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी होगी। इंडिया कॉम्प्लीटली आइसोलेटेड है तो शायद हमें ग्लोबल सिस्टम दोबारा समझने की ज़रूरत है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो बताओ नेक्स्ट किस टॉपिक को ब्रेक डाउन करें।